तो फ्रेंड्स, रैंकर्स पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा जो परीक्षा संपन्न कराई जाती है, जैसे एलटी ग्रेड, जीआईसी और जीडीसी की परीक्षा, इसमें जो है कुछ सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्हीं सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हल कराया जा रहा है। तो अभी तक हमने एलटी ग्रेड की जो परीक्षा कराई गई थी लोक सेवा आयोग द्वारा पहली बार 2018 में, उसके प्रश्न पत्र के जीएस के प्रश्नों को हम लोग ने हल कर दिया है। साथ ही साथ जीआईसी के जो प्रश्न पत्र कराए गए हैं आयोग द्वारा, अभी तक उसके सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को हल कराया जा चुका है। साथ ही आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा जो हुई है आयोग द्वारा, उसके प्रश्न पत्रों को भी हल करा दिया गया है। इसके साथ ही जीडीसी की परीक्षा जो 2021 और 2019 में हुई, उसके सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को वीडियो के माध्यम से हल करा दिया गया है। अगर आप इन सभी वीडियोस को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप इन सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। तो इसी वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा जो 2013 में हुई थी, उसके सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को आज हम लोग हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है इस परीक्षा में पूछा गया है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जैसे नींबू, गाजर, संतरा, मूली। अब दिया है कि पूछा जा रहा है, उपर्युक्त में से कौन विटामिन सी के समृद्ध स्रोत हैं। तो विटामिन सी के समृद्ध स्रोत कौन से हैं? नींबू और संतरा। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है स्कॉर्बिक एसिड है। यह जल में विलेय है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसका प्रमुख कार्य ऊतकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखने वाले अंतराकोशीय पदार्थों के मैट्रिक्स, कोलेजन तंतुओं, हड्डियों के मैट्रिक्स और दांतों के डेंटिन के निर्माण को सामान्य अवस्था में बनाए रखना है। इसके स्रोत हैं संतरा, नींबू, आंवला, चीकू और खट्टे रसदार फल, जबकि गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। तो इस प्रकार जो है पहला प्रश्न है, आप इसकी व्याख्या पर एक नजर डाल लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है। पौधे स्टार्च के रूप में भोजन का संचय करते हैं। बी में दिया है आलू का खाद्य योग्य भाग स्तंभकंद होता है। तीसरा जो है गन्ने के पौधे में शर्करा का संचय तने में होता है। और चौथा जो है सभी पौधे नाइट्रोजन का उद्ग्रहण सीधे वायुमंडल से कर सकते हैं। अब इसमें सही नहीं है, तो ये चौथा जो ऑप्शन सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, आइए इसकी एक बार व्याख्या पढ़ लेते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, किंतु पौधों में नाइट्रोजन को गैसीय रूप में ग्रहण करने की क्षमता का पूर्णतः अभाव होता है। पौधे नाइट्रेट तथा नाइट्राइट के रूप में नाइट्रोजन कहलाता है, जो कुछ जीवाणुओं द्वारा सीधे ग्रहण कर नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है तथा पौधे इसे नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार जो है चौथा कथन सही नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसको सुबह का तारा तथा संध्या का तारा भी कहा जाता है। तो सुबह का तारा या संध्या का तारा किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है। द्रव्यमान तथा आकार में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी का बहन ग्रह भी कहा जाता है। इस ग्रह को सुबह का तारा तथा संध्या का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह सुबह के समय पूर्व दिशा में तथा संध्या के समय पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा। जो 4 विकल्प दिया गया है उसमें न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण कौन उत्पन्न करेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैर परंपरागत ऊर्जा का नवीनतम ऊर्जा है। हाइड्रोजन ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली स्रोत है। यह एक ऐसा ईंधन है जिसे वाहनों को चलाने, औद्योगिक इकाइयों में ईंधन को चलाने, विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त किया जा सकता है। यह जलने पर ऑक्सीजन से संयुक्त होने पर पुनः पानी में बदल जाता है। इससे प्रदूषण भी उत्पन्न नहीं होता, जबकि कोयला, डीजल, मिट्टी का तेल इत्यादि जो हैं पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 5 जून 1974 को। तब से यह प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। अब इसमें वर्ष 2021 का जो है थीम दिया हुआ है, तो इससे संबंध नहीं है। अब जो है थीम आप जो 2025 में इसकी क्या थीम थी, इसको आप लोग देख लें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि 2025 का जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या थी। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता का मापन होता है। तो भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है? रिक्टर पैमाने पर। भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर पैमाने पर किया जाता है। इसका आविष्कार चार्ल्स एफ रिक्टर ने किया था। इस पैमाने के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 9 तक होती है। यह लघुगणकीय पैमाना है जिसमें परिणाम में से
1 की वृद्धि होने पर तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि होती है। मर्केली स्केल में 1 से 12 तक की संख्याएं होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम है। सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? कैलाश पर्वत में। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू हिमनद से होता है। यह नदी पहले उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, फिर यह हिमालय पर्वत को काटकर दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, गोमल, द्रास, श्योक, शिगार, कुर्रम, काबुल, गिलगित हैं। भारत पाकिस्तान के मध्य हुए सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत सिंधु व उसकी सहायक नदियों में झेलम और चिनाब के 20% जल का उपयोग कर सकता है। सिंधु जल समझौता को फिलहाल जो है भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद निरस्त कर दिया है। तो आप कमेंट करके ये जरूर बताएं कि सिंधु जल समझौता किस वर्ष लागू किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा में, तो इसलिए जो है आप इसको कमेंट करके जरूर बताएं इसका समझौता कब हुआ था। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसका क्षेत्रफल 16.572 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इस महासागर में दोनों तटों पर वलित पर्वतों की श्रृंखलाएं पाई जाती है। सर्वाधिक द्वीप भी इसी महासागर में पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर में भी विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच स्थित है। अब 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2014 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का पदभार संभाला? तो ये करंट का प्रश्न है। करंट के प्रश्नों को स्किप करते हैं। करंट के प्रश्नों का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अब जो करंट के प्रश्न बनेंगे आपकी परीक्षा में वो सभी नए प्रश्न होंगे। 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रक्त और लौह की नीति में विश्वास करता था? तो कौन विश्वास करता था? बलबन। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन ने अपने को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब वंशज तथा शासक को ईरानी आदर्श के रूप में व्यवस्थित किया। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित दल चलीसा का दमन किया। इसने ईरानी त्योहार नौरोज प्रथा प्रारंभ की और बलबन जो है गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गोखले के राजनीतिक गुरु थे? तो गोखले के राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे थे। गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाने वाले एमजी रानाडे इनके राजनीतिक गुरु थे। 1902 में गोखले को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य चुना गया। इन्हें 1905 में इन्होंने भारत सेवक समाज अर्थात सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। कब? 1905 में। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अब गोखले का राजनीतिक गुरु कौन था? एमजी रानाडे। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है? तो किसको माना जाता है? वहाबी आंदोलन को। वहाबी आंदोलन की शुरुआत शाह वलीउल्लाह द्वारा किया गया था। शाह अब्दुल अजीज एवं सैयद अहमद बरेलवी ने इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। यह मूलतः मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। वहाबी आंदोलन मुस्लिम समाज को भ्रष्ट धार्मिक तौर से युक्त करने के लक्ष्य पर कार्य करता था। इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध भी कहा जाता है। इस आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह की तुलना में कहीं अधिक नियोजित, संगठित और सुसंगठित था। यह लगभग 1828 से प्रारंभ होकर 1888 ईस्वी तक चलता रहा। 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग त्रासदी में जुड़ा सैन्य अधिकारी निम्नलिखित में कौन था? तो कौन था? जनरल डायर। पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के विरोध प्रदर्शन हेतु 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। सभा स्थल पर उपस्थित अंग्रेज जनरल डायर ने बिना किसी पूर्व सूचना के भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए थे। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है मैथ से संबंधित है, जैसे कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया है। तो मैथ्स के प्रश्नों को, सभी मैथ्स के प्रश्नों को एक वीडियो के माध्यम से हल करा दिया जाएगा। तो अभी जो है मैथ्स के जो प्रश्न है इसको स्किप करते हैं। 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है बी कथन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चंद्रशेखर। अब क्यों सुमेलित नहीं है, आइए इसकी एक बार व्याख्या देख लेते हैं। पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? 25 सितंबर 2000 को, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। जबकि कौन दिया है यहाँ पे? चंद्रशेखर, इसलिए ये सुमेलित नहीं है।
के नेतृत्व में प्रारंभ की गई। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क से वंचित गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना, जिससे आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों में तेजी लाई जा सके। अब 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें लिंगानुपात सबसे कम है? तो किसमें कम है? हरियाणा में। लिंगानुपात का तात्पर्य 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है, जबकि सर्वाधिक केरल में है। कितना? हरियाणा में 879, जबकि केरल में कितना है? 1084। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत का विकास दर सर्वाधिक दर्ज किया गया था? तो किसमें? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब लागू थी? 2007 से 2012 में। अब बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को लागू किया गया था, किस वर्ष लागू किया गया था? तो वर्ष 1999 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना गांव में रहने वालों गरीबों के लिए स्वरोजगार योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना में पूर्व से चल रही 6 योजनाओं का विलय कर दिया गया। अब इन 6 योजनाएं कौन कौन सी थी? IRDP थी, ट्राइसेम थी, ड्वाकरा था, सित्रा था, GKY थी और 10 लाख कुआं योजना अर्थात MSW था। इन सभी योजनाओं को इसमें विलय कर दिया गया था। अब बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। 24वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। सूची 1 में दे दिया है हीरा, संगमरमर, बालू, स्नेहक, और सूची 2 में कैल्शियम, सिलिकॉन, ग्रेफाइट और कार्बन। अब सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था, तो आइए एक बार नजर डाल लेते हैं। हीरा क्या है? हीरा एक कार्बन का रूप है, इस प्रकार जो है हीरा कार्बन हो जाएगा। संगमरमर क्या है? कैल्शियम है। बालू क्या है? सिलिकॉन का रूप है। और स्नेहक क्या है? स्नेहक ग्रेफाइट से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार जो है विकल्प भी सुमेलित है। अब 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस या ड्राई कोल्ड कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने के काम आता है। अग्निशामक यंत्रों में सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रतिक्रिया कराकर कार्बन डाइऑक्साइड तैयार किया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग रेफ्रिजरेशन में होता है। बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में किसके अपर रूप नहीं है? तो किसके नहीं है? नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा पारदर्शी गैस है। निम्न ताप व उच्च दाब पर यह द्रवित हो जाती है। इसका गलनांक 63 केल्विन तथा क्वथनांक कितना है? 77.2 केल्विन होता है। नाइट्रोजन अणु द्विपरमाणुक व अध्रुवी होता है। यह अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता केवल फ्लोरीन व ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकताओं से कम है। नाइट्रोजन के कोई अपर रूप नहीं है, जबकि कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला और फुलरीन। फास्फोरस के अपर रूप की बात करें तो कौन कौन है? पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस। और ऑक्सीजन का अपर रूप की बात करें तो ओजोन जो है ये ऑक्सीजन का अपर रूप है। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। 27वां प्रश्न है, लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऊपर की ओर त्वरित होती है। लिफ्ट जो है ऊपर की ओर त्वरित होती है। लिफ्ट में किसी पिंड अर्थात व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित है, क्योंकि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, तो व्यक्ति का प्रतिक्रिया बल ma लगाती है। इस स्थिति में व्यक्ति पर आरोपित कुल प्रतिक्रिया बल बराबर क्या हो जाता है? पृथ्वी पर आरोपित प्रतिक्रिया बल धन लिफ्ट द्वारा आरोपित प्रतिक्रिया बल। अतः व्यक्ति पिंड को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। किंतु जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो क्या होगा? जब त्वरण से नीचे आती है, तो जब लिफ्ट त्वरण से नीचे आती है, ए त्वरण से नीचे आती है, तो व्यक्ति पिंड पर लिफ्ट द्वारा आरोपित प्रतिक्रिया बल ma के बराबर होता है। अतः व्यक्ति के भार में ma के बराबर कमी हो जाती है। वह उसका कुल भार W बराबर mg माइनस ma के बराबर होता है और उसका आभासी भार वास्तविक भार से कम हो जाता है। अगला प्रश्न 28वें प्रश्न की तरफ देखते हैं। 28वां प्रश्न है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है? स्टील में। देख लेते हैं एक बार व्याख्या। ध्वनि की चाल भिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे सामान्य ताप पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 232 मीटर प्रति सेकंड। जल में ध्वनि की चाल लगभग कितनी हो जाती है? 1493 मीटर प्रति सेकंड। और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड। स्टील एक धातु है, अतः इसमें ध्वनि की चाल 5100 मीटर प्रति सेकंड के लगभग है। ध्वनि की चाल पर ताप, दाब एवं आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है। द्रवों में ध्वनि की चाल गैसों की अपेक्षा अधिक तथा ठोसों में अधिक होती है।
29वां प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वंशानुगत रोग नहीं है? तो कौन नहीं है? रतौंधी। रतौंधी क्यों नहीं है, आइए एक बार व्याख्या देख लेते हैं। आनुवंशिक रोग वे रोग होते हैं जो माता पिता या पूर्वजों द्वारा संतति में परिणित होते हैं। रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णांधता, एल्केप्टोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया, डाउन सिंड्रोम, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस आदि जो है आनुवंशिक रोग हैं, जबकि रतौंधी जो है ये विटामिन की कमी से होता है। और किस विटामिन की कमी से? विटामिन ए की कमी से। इस प्रकार जो है रतौंधी आनुवंशिक रोग नहीं है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। 30वां प्रश्न है, पित्ताशय में उपस्थित पित्तरस निम्नलिखित में किसका पाचन करते हैं? तो पित्ताशय में उपस्थित पित्तरस वसा का पाचन करते हैं। पित्ताशय यकृत के दाहिने पिंड की निचली सतह पर स्थित होता है। यह पाचन क्रिया में सहायता करता है और यकृत में उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है। यकृत में उत्पन्न पित्त अर्धपचित भोजन के मौजूद वसा को पायस बनाता है। पित्त लवण तल तनाव को कम करके वसा तथा वसा में घुलनशील विटामिन के पाचन में भाग लेता है। तो इस प्रकार जो है लोक सेवा आयोग द्वारा जो जीडीसी की परीक्षा 2013 में कराई गई थी, उसके जीएस के 30 प्रश्नों को हम लोग ने इस वीडियो में कवर किया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।